एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए टू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए टू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। 568 मार्था मर गई। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका को लेने के लिए समीर आता है, मगर मार्था को अनामिका और समीर की दुश्मनी को लेकर गलतफहमी हो जाती है और वह अनामिका को नहीं छोड़ती। अब आगे समय ने उस औरत का गला काट दिया था। चारों तरफ टेंशन फैल गई और सारे लोगों ने अपने अपने वेपन समीर और समय की तरफ घुमा दिए और वह उस औरत के बिहाफ पर बदला लेने के लिए तैयार थे। वह बिल्डिंग एक अनफिनिश्ड कंक्रीट स्केलेटन थी, बिना किसी दरवाजे या खिड़की के, जिसकी वजह से छुपने के लिए वहां पर अच्छी खासी जगह थी। और समीर का क्रोध जो बाहर छुपा हुआ था वह तुरंत अंदर की तरफ घुसा और गनफायर की आवाज उस अंधेरी रात में गूंजने लगी। एक के बाद एक सारे विलन्स मक्खियों की तरह और कीड़े मकोड़े की तरह नीचे जमीन पर गिरे जा रहे थे और चारों तरफ धुआं फैला हुआ था। और वही उस तमाशे के बीच में खड़े समीर का ऑरा बहुत ही ज्यादा ठंड होता जा रहा था और उसकी आंखों में आज पहली बार आंसू थे। उसकी बहन, उसकी प्यारी सी बहन जो उसके लिए दुनिया से भी ज्यादा मायने रखने लगी थी, वह अब इस दुनिया में नहीं है, इन मॉन्स्टर्स की वजह से। समीर, कुछ आवाज आ रही है ऊपर से, शायद इनके साथी होंगे। मैं कुछ आदमी को ले जाकर हैंडल कर लेता हूँ, तुम गाड़ी की तरफ जाओ। सारे एक्सप्लोजन सेट हो गए हैं, एक बार हम यहाँ से निकाल जाए तो इस जगह को खत्म कर देंगे। कोई भी आज यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। समीर की आवाज में एक बदले की आड़ और खून की प्यास नजर आ रही थी। जो कुछ भी उन्होंने मेरी बहन के साथ किया है, मैं चाहता हूँ कि वह उससे 10 गुना, 1000 गुना ज्यादा दर्द भुगते। समझ गया। समय ने समीर को आज से पहले कभी इस तरह हालात में नहीं देखा था। हमेशा कोकी और एरोगेंट रहने वाला समीर अब इस वक्त दुख, उदासी और गुस्से के एक समुद्र में डूबा हुआ था। मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने, भले ही उसकी बहन इस दुनिया में नहीं हो, उसके हाथ पैर नहीं हो और उसकी बॉडी एक पीस में नहीं हो, मगर वह उसकी बॉडी को घर तो लेकर जाएगा, ठीक से उसकी आत्मा की शांति के लिए और अंतिम विदाई के लिए। वही 18 फ्लोर पर मार्था के आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वह इस फाइट के बीच में ही अनामिका को शूट करने का प्लान कर रहे थे। मगर अनामिका कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं थी। खतरे का एहसास होते ही उसने एक चेयर उनकी तरफ मारी लाइट की स्पीड से, जिससे वह सारी बुलेट्स हवा के बीच में उस चेयर पर लग गई और उसके पीस जमीन पर गिरते उससे पहले ही अनामिका ने ऑलरेडी दूसरी चेयर उनकी तरफ उछलकर मारी, जिसकी वजह से कई लोगों के सर पर जाकर लगा। स्विफ्ट मोशन के साथ उसने फिर से उन्हें किक किया तो और हरीश ने उनकी गन लेकर उनके ही ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। वहां पर वह पूरी तरह से सब कुछ बिखरा हुआ था। गन शॉट और चीजें टूटने की आवाजें और एक के बाद एक गुंडों के मार खाकर नीचे गिरने की आवाज गूंज रही थी। नताशा क्लियरली नहीं देखा सकती थी क्योंकि मोबाइल फोन नीचे छूट करके गिर गया था, मगर जो उसको नजर आ रहा था उसकी वजह से वह बस हरीश को मार्था को टॉर्चर करते हुए देखा रही थी। रुक जाओ, बस बहुत हो गया, उसने बेचैन होते हुए कहा, मगर वह अपनी आवाज ऊंची करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। भले ही उसे गेस्ट हाउस में बंद करके रखा गया था, मगर उसे डर था कि दीवारों को भी कान होते हैं और शायद अगर वह तेज से बोली तो सर्वेंट उसकी आवाज सुन लेंगे। वही कुछ सेकंड के लिए हरीश ने दूसरी तरफ देखा तो इस मोमेंट का फायदा उठाते हुए मार्था ने अपने हाथ में कुछ पाउडर लेकर हरीश की तरफ फेंका, जिसकी वजह से उसने तुरंत अपने चेहरे को अपने हाथों से बचाया और कुछ कदम पीछे हट गया। तो मार्था ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए टेबल के नीचे गिरी हुई गन को उठाया और कई सारे शॉट हरीश के डायरेक्शन में चला दिए, मगर हरीश बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव हुआ, जिसकी वजह से उसने बहुत ही आसानी से सारी बुलेट को डोज कर दिया। अपने मुंह से खून पोंछते हुए मार्था ने गन हरीश की तरफ पॉइंट करते हुए सवाल पूछा, तुम आजाद कैसे हुए? जो नोट उन्होंने उन दोनों के हाथों पर बांधी थी वह डूम का सिग्नेचर था और वह लोग बिना किसी धारदार चीज के आजाद तो हो ही नहीं सकते थे। हरीश देवल की तरह मुस्कुराया और उसने अपनी शर्ट की कफ के नीचे वह एक छुपा हुआ रेजर ब्लेड दिखाते हुए कहा, हम लोग हमेशा खतरे में ही होते हैं, इसलिए हम अपने कपड़ों में इस तरह के ब्लेड छुपा कर उन्हें तैयार करवाते हैं और एक छोटा सा धागा और हम आजाद। ना सिर्फ वह बल्कि अनामिका ने भी कई सारे ब्लेड छुपाए हुए थे और उनके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। इसकी वजह से वह लोग एफर्टलेसली अपने ब्लेड को एक से करके उनकी रस्सियां काट सकते थे। अनामिका ने ये ट्रिक सालों पहले इस्तेमाल करना शुरू की थी। वह लोग बहुत ही अच्छे से और ऐसे तरीके से स्टिचिंग करवाते थे उन ब्लेड्स की कि बिना क्लोज इंस्पेक्शन के, स्पेशली कोल्ड के दिनों में मोटे कपड़ों में कोई भी उन्हें पकड़ नहीं सकता था। ना सिर्फ वह ब्लेड बल्कि उसके हाथ पर जो कफ था उसमें एक हिडन लाइफ सेविंग पिल थी जो अनामिका ने ही तैयार की थी। दूसरों के लिए उसने बस अपनी स्लीव्स रोल की थी कंफर्ट के लिए, मगर उसका असली पोटेंशियल सिर्फ वही जानता था। वह एक सीक्रेट वेपन था जो सबसे खतरनाक समय में भी उनका साथ दे सकता था। और जो बेल्ट उसने पहनी हुई थी उसमें भी एक क्लेवर मैकेनिज्म लगा हुआ था और उसके साइड के बटन को छूते ही वह आसानी से उसमें से एक छोटी हाथ गन निकाल सकता था जो 4 गोलियां चलाने के कैपेबल थी।
यह ओरिजिनल उनका इन्वेंशन नहीं था और 19th सेंचुरी के अंत में मिलिट्री यूनिट्स दूसरे नेशंस के खिलाफ इन वेपन्स को इस्तेमाल करती थी बैटलफील्ड में। मगर अनामिका ने इन ओल्ड मॉडल के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर दिया था और जिसकी वजह से वह और भी ज्यादा सेफ और सिक्योर वेपन्स हो गए थे, जो उनकी आउटफिट में बिना किसी की नजरों में आए छुपा सकते थे और यह माफिया फ्लेम के हर एक इंसान के कपड़ों में होता था। उनके शूज भी कोई मामूली शूज नहीं थे। मार्था के गुंडों ने सिर्फ उनके शोलेस निकाले थे मगर क्रूशियल पार्ट वह मेटल बकल था और वह शोलेसेस थे। उन्हें प्रेस या फिर 2 सेकंड के लिए हॉल करने पर वह डिटेक्ट हो जाएंगे और जमीन पर फेंकते ही वहां पर एक गहरा काला धुआं फैल जाएगा। यह उनके सीक्रेट वेपन्स में से एक था, एक सीक्रेट स्मोक ग्रेनेड। इसलिए जब उनकी गाड़ी मार्था के आदमियों ने तोड़ दी तो हरीश सोच रहा था कि क्यों उसकी बॉस ने यहाँ पर सरेंडर का फैसला किया, क्योंकि जितना सामान उन्होंने अपने साथ रखा हुआ था उनके लिए वहां से भागना कोई बड़ी बात नहीं थी। बाद में उसकी बॉस लगातार उस खतरनाक बुढ़िया से सवाल पूछे जा रही थी और उसने हरीश को आई विंक करके इशारे भी कर दिया। तब जाकर हरीश को रियलाइज होना शुरू हुआ कि अनामिका मार्था के लिए जाल बिछा रही है। भले ही वह एक जाल था मगर उसकी बॉस को उसके सामने इस बुढ़िया ने थप्पड़ मारा, उसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आया था। उसकी बॉस जिसे वह भगवान की तरह मानता था, उसे इस बुढ़िया ने छुआ भी कैसे? काफी ज्यादा चालाक हो तुम लोग। मार्था ने ये सारी बातें सुनकर सार्कास्टिकली कहा और अपनी गन उठाते हुए उसने हवा में फायर करते हुए कहा, ध्यान से सुनो सब लोग, पकड़ो इन्हें, इनकी स्किन निकाल लो, इनकी हड्डियां तोड़ दो, मैं इन्हें बहुत बुरी तरह मरता हुआ देखना चाहती हूँ। वह अपनी बात खत्म कर पाते ही उससे पहले ही एक बैंग की आवाज आए और अनामिका ने गोली फायर करके मार्था की गन नीचे गिरा दी। अनामिका का शॉट हमेशा ही परफेक्ट होता था, उसकी लास्ट गोली भी खत्म हो गई थी, इसलिए उसने अपनी गन नीचे गिराए और बहुत ही स्पीड से मार्था की तरफ आगे बढ़ी। बिना गन के मार्था के पास अनामिका के साथ हैंड टू हैंड फाइट करने के लिए फोर्स होना पड़ा, लेकिन क्लियर सी बात थी कि मार्था अनामिका का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकती थी। अनामिका की स्किल्स उसकी कई लड़ाइयों का नतीजा थी, जो मार्था के पास तो बिल्कुल नहीं थी, जिसने डूम में बस एक छोटी सी माइनर पोस्ट सिक्योर की थी। अनामिका हर मामले में उससे आगे थी, मूव, स्पीड या फिर स्ट्रेंथ कुछ भी हो। अनामिका की एक जोरदार किक से मार्था पीछे की तरफ गिरी, मगर फिर भी हार मानने के लिए ना तैयार उसने उसकी तरफ घूमते हुए कहा, कौन हो तुम? कोई भी एवरेज फैमिली इस तरह की किसी लड़की को बड़ा नहीं कर सकता, वह क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है? अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे कुत्ते को और तुझे वही खत्म कर देती। अनामिका के साथी के शर्ट में उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थी और अब नताशा भी इन सब में घसीटी जा चुकी है। उनके पास नताशा के भी इन सब में शामिल है, इसके सबूत थे। मेरे कपड़े नहीं भी होते तो भी तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड हो जाती, भूलो मत मेरे हेयर का बैंड डबल कैमरा था। क्या? नताशा ने अनामिका के हेयर बैंड की तरफ हैरानी से देखा। अगर उसकी वैल्यू की बात की जाए तो वह एक छोटा सा डायमंड टियारा अकाउंट था, जितना महंगा नहीं लगा रहा था और कैमरा की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लगा रहा था। तुम बकवास कर रही हो, वह कैमरा कैसे हो सकता है? ये सुनने के बाद अनामिका ने उसकी टियारा को पिंच किया तो मार्था ने जो कुछ भी अभी कहा था वह वहां पर गूंजने लगा। नताशा, जिसका वीडियो कॉल अभी भी खत्म नहीं हुआ था, उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो गई। उसने न्यूज़ देखी थी कि कैसे कोई माइक्रो कैमरास को स्क्रू, यूएसबी ड्रोवर, लाइटर में छुपा सकता है, मगर टियारा कोई भी बिना देखे पहली नज़र में उसे बिल्कुल नहीं पहचान सकता था। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि कैमरास को इस तरह बटन्स और छोटे छोटे क्राउस में भी छुपाया जा सकता है और वह इतने कन्विंसिंग लग रहे हैं। वह ऐसा कैसे कर सकती है? अनामिका और उसके साथी के पास बहुत ही ज्यादा सबूत थे उसके और मार्था के खिलाफ। अगर वह सबूत ओब्रोया परिवार के हाथ लगा गए तो वह और मार्था खत्म हो जाएंगे। मार्था को भी डेफिनेटली इसी बात की चिंता थी कि यह चीजें ओबरॉय परिवार के पास ना पहुंचे जाए, जिसकी वजह से वह और नताशा अगर यहाँ से बच भी गए तो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया उसे छीनने के लिए, मगर अनामिका ने मार्था के चेहरे पर एक तेज थप्पड़ मारा और उसके नाक पर पंच किया। नताशा हेल्पलेसली सब कुछ देख रही थी और मार्था के नाक से खून बह रहा था। उसकी मुंह चिकी निकली ही थी जब अनामिका ने मार्था को पिलर की तरफ किक किया। मार्था की पीठ बहुत ही तेज आवाज के साथ जाकर पिलर से टकराए और वह वही जमीन पर गिर गई। मगर अनामिका के हाथ में वह छोटा सा टियारा देखते हुए उसने अपने गुंडों को आंखों से इशारा किया तो थोड़ी वक्त में 7 से 8 गुंडे उनकी तरफ बढ़ने लगे। मगर अनामिका को गुंडों से कोई फर्क नहीं पड़ा था। कुछ ही सेकंड के अंदर वह सारे हारे हुए, चोट लगे हुए, दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर पड़े हुए थे और फिर वह मार्था की तरफ बढ़ने लगी। नताशा ने फिर से हेल्पलेसली अनामिका को मार्था की चेस्ट और सिर पर किक करते हुए देखा। स्टॉप, अनामिका प्लीज रुक जाओ। जब मार्था जमीन पर गिरी हुई थी और खांसते हुए खून निकल रहा था,
तो नताशा की आंखों में आंसू आ गए, मगर अनामिका बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हुई। उसने फिर से मार्था को पिलर के जरिए किक किया जैसे वह किसी कचरा को मार रही हो। एक बार फिर मार्था जाकर पिलर से टक्कर आए और उसके मुंह से फिर से खून निकलने लगा, मगर अभी भी वह हार मानने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। मगर अनामिका ने फिर से फेस और पेट पर एक और किक मारी तो वह हवा में उछलते हुए जाकर वुडन टेबल पर गिरी जो टुकड़ों में टूट गया। मार्था, वहां से निकलो, नताशा ने रोते हुए कहा। फाइटिंग करना बंद करो, तुम उसे हरा नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ समय के आदमी ऊपर की तरफ आ रहे थे और रास्ते में मार्था के सारे गुंडों को मारे जा रहे थे। मार्था ने अपने लिप्स से खून पोंछा और वह फिर भी आखिरी कोशिश करने के लिए तैयार थी। उसने अपने आप को फिर से अनामिका की तरफ उछलने की कोशिश की और उसका हाथ उसके हेयर बैंड की तरफ बढ़ाया तो तुरंत ही हरीश ने मार्था को इतना तेजी से किक किया कि वह दोनों ही गिर गए, मगर हरीश वही रह गया और मार्था सीढ़ियों से नीचे गिर गई। नताशा की हैरानी से बड़ी हो गई। वह हैरान हो गई और उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अभी अभी मार्था, जो उसे 18 साल से इतना प्यार करती आई थी, वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। नताशा की आंखें बाहर आने वाली थी। उसका दिमाग कुछ सेकंड के लिए ब्लैक हो गया। उसे थोड़ा वक्त लगा मार्था की मौत पर भरोसा होने में। मार्था, जिसने उसे 18 सालों तक जेन्युइन अफेक्शन के साथ उसकी केयर की थी, वह अब मर चुकी है। ये घटिया बुढ़िया इतनी आसानी से मर गई। यह अनामिका के साथी की आवाज थी जो उसके कानों तक पहुंचे रही थी। नताशा को भरोसा नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह बह रहे हैं थे। क्या अनामिका के आदमी ने मार्था को मारा या फिर अनामिका ने खुद? अनामिका और उसका वह जो साथी था, वह उसके एंगल से दिखाई नहीं दे रहे थे। उसे बस यही दिखाई दिया कि मार्था खड़े होने की कोशिश कर रही थी और एक डायरेक्शन में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से किसी ने आकर उसे किक किया और मार्था सीढ़ियों से नीचे गिर गई। ये पक्का अनामिका ने ही किया होगा। अनामिका ने इस मौके का फायदा उठाया होगा मार्था को मारने के लिए। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए टू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए टू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए टू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए टू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। 569 समीर, चोट लगी है। अब तक आपने पढ़ा कि जहां एक तरफ समीर अपनी बहन की मौत के बारे में जानकर बहुत ज्यादा उदास था, तो वहीं दूसरी तरफ अनामिका और हरीश ने फाइट करना शुरू कर दिया था और मार्था सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी। अब आगे नताशा को यह तो नहीं दिखाई दिया कि किसने मार्था को ठीक किया, मगर उसे भरोसा था कि यह अनामिका ने ही किया होगा। अनामिका ने ही इस मौके का फायदा उठाया होगा। नताशा इतना ज्यादा टेंशन और गुस्से में थी कि धीरे धीरे जो रोने की आवाजें उसके गले से निकाल रही थी, वह और भी ज्यादा लाउड और चीखों बदल गई थी। अनामिका, यू मदर, तुमने मार्था को मार डाला, तुम घटिया लड़की, घटिया लड़की। आह, उसकी मार्था मर गई, मर गई। हरीश, जो ज्यादा दूर नहीं था, उसने कुछ और गुंडों को मार दिया और उस सेल फोन को जमीन पर इतनी जोर से किक किया कि वह भी सीढ़ियों से नीचे गिर गया और सारी स्क्रीन टूट गई और वीडियो कॉल ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया। वह इतना बड़ा तमाशा क्यों क्रिएट कर रही है? हरीश ने उन चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने समय को एक ग्रुप के साथ ऊपर आते हुए देखा तो वह थोड़ा चिंता में आ गया। बॉस, अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? लगता है वह लोग हमें पकड़ने आ रहे हैं। समय और उसका आदमियों का ग्रुप ऊपर आ रहा था और जब समय न अनामिका को और उसके साथी को जिंदा और दोनों को ही 18 फ्लोर के आगे पर खड़ा देखा तो वह बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। मिस अनामिका अभी भी जिंदा थी। वह जिंदा थी और बिल्कुल ठीक नजर आ रही थी। वही सेम टाइम पर समीर चारों तरफ ग्राउंड फ्लोर पर देखे जा रहा था, मगर उसे अपनी बहन की बॉडी का एक निशान भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अचानक दो लोग ऊपर से गिरे। एक तो पता नहीं कौन था, मगर दूसरी उसे हैरानी तब हुई जब वह मार्था थी। मार्था यहाँ क्या कर रही है? उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं था सोचने का। जब एक सेल फोन भी ठीक ऊपर से ही गिरा और उसने टाइम पर डोज नहीं किया होता तो उसके सर पर अभी तक गद्दा बन गया होता। कौन है पागल जो चीज ऊपर से फेंक कर रहा है? क्या उसे मुसीबत को दवात देने में मजा आता है? भले ही मार्था की हड्डियां टूटी हुई थी और उसका चेहरा भी बिगड़ चुका था, मगर कोई उसे अगर पहचानता था तो देखकर बता सकता था कि ऊपर से गिरने वाली इंसान मार्था है। मगर उसकी छोटी बहन कहानी भी दिखाई दे नहीं दे रही थी। ठीक उसी वक्त उसका फोन रिंग हुआ और वह समय की तरफ से कॉल था। समीर, ऊपर आओ, वह जिंदा है। ये सुनते ही समीर तुरंत ऊपर की तरफ भागने लगा। वही हरीश, जिसे इन आए हुए लोगों के इंटेंशन का कोई इरादा नहीं था, वह लोग दोस्त है या फिर दुश्मन,
उसे बस यही दिखाई दे रहा था कि समय और उसके आदमी उसकी बॉस को देखकर काफी ज्यादा खुश है। क्या वह लोग यहाँ उसकी बॉस को और उसे पकड़ने के लिए आए हैं? हमने थोड़े कम पैसे पर इनसे उनका आइलैंड क्या ले लिया। ये लोग तो देखकर ऐसा लगा रहा है जैसे दुनिया के आखिर तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, हरीश ने गुस्से में कहा और अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू से मार्था के एक गुंडे के पेट में मार दिया और एक और स्विफ्ट किक से दूसरे गुंडे को दूर उछालत हुआ फेंका और फिर अनामिका बताते हुए बोला, बॉस क्या आपने नोटिस किया कि समीर और उसके लोग भी उन्हें आदमियों के पीछे लगे हुए थे जिन्हें हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे? जैसे पहले सेम फिर वाइपर। क्या ऐसा हो सकता है कि वह लोग भी वाइपर का पीछा करते हुए ही क्लब से यहाँ पहुंचे हो? हरीश ने दो गुंडों और अटैकर्स को मारा और फिर चिंता भरी नजरों से अनामिका को देखते हुए कहा, वह वाइपर ने इन लोगों को ओफेन किया था और मार्था के लोगों ने उसे मार दिया और अगर समीर को वह नहीं मिला तो क्या वह ब्लेम हम पर लगाएगा? वह अंडरग्राउंड फाइट याद है, हमारी वजह से सेम भाग गया था और उनके आदमियों ने कहा था कि वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या हमें इसी वक्त यहाँ से भाग जाना चाहिए? वह अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही मार्था के गुंडों ने एक स्विच प्रेस कर दिया और तुरंत ही वह बिल्डिंग में एक बहुत तेज बिप की आवाज सुनाई देने लगी। हरीश की आंखें बहुत ही शार्प थी। उसने तुरंत कुछ टाइम बॉम्ब नोटिस कर लिए जो उस फ्लोर के कुछ पॉइंट्स पर लगाए हुए थे और उन सब में अब 2 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। अनामिका ने भी उन्हें देख लिया और कहा, भागो यहाँ से। इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में कोई एलिवेटर नहीं थे, इसलिए 18 फ्लोर से नीचे जाने में भी उन्हें काफी टाइम लगने वाला था। इस टाइम पर फाइनली समीर 18 फ्लोर पर पहुंचा था और अपनी बहन को बिल्कुल सही सलामत खड़ा देखकर उसके दिल ने एक राहत की सांस ली, मगर उसकी आवाज अभी भी सख्त थी, तुम जिंदा हो? अनामिका कंफ्यूज हो गई। यह आदमी उसे मरता हुआ देखने के लिए इतना बेचैन क्यों है? वही हरीश ने भी समीर की बातें सुनी और उसकी बातों का उल्टा मतलब निकाल लिया। यह आदमी पक्का उन्हें ही मारने के लिए यहाँ आया है और उन्हें जिंदा देखकर खुश नहीं है। समीर, उन लोगों ने एक बम ट्रिगर कर दिया है, यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट से भी कम टाइम बचा है, हमें यहाँ से भागना होगा। अगर मार्था का एक भी बम फटा तो वह पक्का समय और उसके आदमियों के लगाए हुए एक एक्सप्लोसिव को एक्टिवेट कर देगा जिसकी वजह से यह बिल्डिंग कुछ ही सेकंड के अंदर धूल में मिल जाएगी और उसके बाद जो भी यहाँ होंगे उनका मरना पक्का है। समीर ने जल्दी अनामिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरे साथ चलो। क्या कर रहे हो तुम? बॉस से हाथ हटाओ। हरीश ने उसे किक किया तो अनामिका ने इसमें फायदा उठाकर फाइट बैक करने की कोशिश की, मगर समीर पीछे हटते हुए बोला, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वक्त नहीं बचा है, भागो यहाँ से। समय ने अभी तक बाकी गुंडों को मारा भी नहीं था और वह चिल्लाया, अभी के अभी निकलो यहाँ से, टाइम खत्म होता जा रहा है। ठीक उसी क्रिटिकल मोमेंट पर समीर ने देखा कि कई सारी बुलेट्स अनामिका की पीठ की डायरेक्शन में अलग अलग डायरेक्शन से चलाई गई है, तो कुछ ही सेकंड में उसने वह सारी बुलेट अनामिका को शील्ड करते हुए अपनी पीठ पर ले ली और उसे एक पिलर की तरफ पुश किया छुपने के लिए। वह बुलेट के लगते ही उसके चेहरे पर दर्द भरे एक्सप्रेशन आ गए और बाकी सारी कुछ बुलेट्स उसके कपड़ों से होकर गुजर गई और कुछ कंक्रीट में लगा गई, मगर लिकली ज्यादा उसे नुकसान नहीं हुआ, मगर सिर्फ एक ही गोली जो उसे लगी थी उसका दर्द उसके शरीर में फैल रहा था। वह 18 माले की बिल्डिंग सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए, लंबी लंबी सांसें लेते हुए। रास्ते में उसने कई गुंडों को मारा और अब अपनी बहन के सामने खड़े होकर उसके हिस्से की गोलियां ले रहा था। इस इम्पैक्ट की वजह से उसकी सर्जरी के स्टिचेस भी खुल गए थे और खून धीरे धीरे उसकी वाइट स्वेटर को भीगा रहा था और पूरी तरह से उसके स्वेटर को लाल कर दिया था। समय ने देखा कि समीर को चोट लगी है तो तुरंत अपने आदमियों के साथ उसने पीछे छुपे हुए गुंडों को मारना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने उनकी तरफ चाकू से हमला करने की कोशिश की, मगर हरीश ने जल्दी से उनसे डील कर लिया। अनामिका समीर की तरफ कंफ्यूजन में देखे जा रही थी। उसे समझा नहीं आ रहा था कि क्यों उसने उसे बचाया। अगर वह उसके लिए गोलियां नहीं लेता तो वह अब तक मर चुकी होती। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? चलो यहाँ से। समीर की सांसें भारी हो गई थी, उसकी आवाज दर्द की वजह से रफ थी, मगर फिर भी उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू कर दिया। अनामिका ने नोटिस किया कि उसकी पीठ खून से सनी हुई है और वह बुलेट अभी भी उसके शरीर में है और वही हरीश ने भी कुछ गुंडों को हराया और तुरंत उनके पीछे पीछे भागने लगा। समय जिसे रियलाइज हुआ कि उनके पास वक्त नहीं है, उसने तुरंत अपने सारे आदमियों को वहां से निकलने का ऑर्डर दे दिया। उनके बॉम्ब का क्लॉक धीरे धीरे चलता ही जा रहा था और जितना वक्त एक्सप्लोजन के करीब आ रहा था उतना ही टिकिंग की आवाज बढ़ती ही जा रही थी। समीर अपनी बहन का हाथ पकड़े हुए भागते हुए उस पुरानी बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था। तभी अचानक एक बहुत तेज धमाके की आवाज हुई और वह बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह गिरने लगी। चारों तरफ धुआं फैल गया और आग की लपटें आसमान तक छू रही थी। इम्पैक्ट इतना तेज था कि वहां की धरती भी कांपने लगी और सारी चीजें उनके ऊपर गिरने लगी।
उसकी बहन को कोई नुकसान ना हो इसलिए समीर ने जानबूझकर अनामिका को अपने सामने करके खुद की बॉडी से कवर कर लिया। इसलिए जब अनामिका नीचे की तरफ गिरी तो उसे चोट नहीं लगी मगर समीर को लगी। जब एक्सप्लोजन बहुत तेज हुआ तो शॉक वेव और तेज आवाज होने सबके कानों को कुछ सेकंड के लिए सुन कर दिया था। मगर समीर ने अपनी बहन के कानों को दोनों हाथों से प्रोटेक्ट कर लिया था ताकि उस ब्लास्ट की आवाज उसके कानों को नुकसान ना पहुंच पाए। एक्सप्लोजन बहुत तेज हुआ था जिसकी वजह से सारी ईंट और पत्थर उनकी तरफ गिरने लगे। तो समीर ने अपनी बॉडी का इस्तेमाल किया ताकि वह सारी चीजें उसकी बहन को ना लगे। एक बार फिर से ब्लास्ट हुआ और हरीश लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ अनामिका की तरफ भागा। बॉस क्या ठीक है? बॉस। उसने अनामिका को पैरों पर खड़ा किया तो देखा कि समीर जो अनामिका के नीचे था पूरी तरह से खून से लथपथ है और लगभग बेहोश होने वाला है, मगर फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल है। यह आदमी को हुआ क्या है? वह इतनी बुरी तो हालत में भी मुस्कुरा कैसे सकता है? वह खुद बॉस को बचाने आया था, लेकिन अगर बाद में उसके लोगों ने उसकी बॉस के ऊपर उसे चोट लगने के लिए इल्जाम लगाया तो वह लोग क्या बाद में और भी अकाउंटेबल नहीं ठहराए जाएंगे और क्या वह मुसीबत में नहीं होंगे? समय जिसने देखा कि एक्सप्लोजन्स अब कम हो गए हैं वह जल्दी उठा और समीर की तरफ भागा। उनके आदमी भी अपने पैरों पर खड़े हुए और समय के पीछे पीछे भागते हुए वहां पहुंचने लगे। बॉस हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। समीर ठीक नहीं है और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि उसके आदमी यहाँ पहुँचते ही हमें ब्लेम करना शुरू कर देंगे। वह ऑलरेडी प्रॉब्लम में थे और ऐसा लगा रहा था जैसे प्रॉब्लम और भी बढ़ाने वाली है। अगर मार्था के इंडिया वाले लोगों को पता चल गया तो वह लोग आपकी फैमिली को टारगेट करेंगे। समय और उसके आदमियों को नजदीक आते हुए देखकर हरीश अर्जेंटली बोला, हमें ये फुटेज जल्द से जल्द आपकी फैमिली तक पहुंचाना होगा। यहाँ से हमें जाना होगा, हम रुक नहीं सकते। अनामिका को समझ नहीं आ रहा था कि समीर का एटीट्यूड उसकी तरफ अचानक से ऐसे कैसे बदले गया, मगर इस तरह उसे जख्मी हालत में देखकर वह खड़े नहीं रह सकती थी। उसने अपनी स्लीव को रोल किया और एक पिल निकाल कर डायरेक्टली उसके मुंह में डाल दिया। ये तुम्हारी भलाई के लिए है, अनामिका ने खड़े होते हुए कहा और उसने कुछ चिंता भरी नजरों से समीर को देखा और जब उसने नोटिस किया कि समय और उसके बाद में उन तक पहुंचने वाले हैं वह मुड़ी और हरीश के साथ वहां से जाने लगी। मिस अनामिका, आपने क्या दिया है समीर को? एक सेकंड रुक जाए। जैसे ही समय ने उसे मिस अनामिका कहा, अनामिका और हरीश ने एक दूसरे की तरफ चिंता भरी नजरों से देखा और उन्हें रियलाइज हुआ कि चीजें पक्का उनकी सोच से भी ज्यादा सीरियस है। इसलिए वह लोग स्लो नहीं हुए बल्कि और भी तेजी से भागने लगे, क्योंकि जब उन्होंने आइलैंड वाली डील साइन की थी तो अनामिका ने हरीश का नाम इस्तेमाल किया था और वह लोग उसे डॉक्टर AR के नाम से जानते हैं। तो समय को उसका असली नाम कैसे पता? क्या वह लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं और उसकी असली आइडेंटिटी उन लोगों तक पहुंच गई है? अगर उन्हें पता चल गया कि वह अनामिका है तो क्या इसका मतलब कि उसके परिवार की आइडेंटिटी भी बाहर आ जाएगी? अब उन्हें चाहिए क्या? क्या वह लोग उसके फैमिली के पीछे जाने का प्लान कर रहे हैं? समय जिसने अनामिका को भागते हुए देखा उसने तुरंत अपने आदमियों को उनके पीछे जाने के लिए ऑर्डर दिया और नीचे झुकते हुए समीर से बोला, थोड़ी देर और समीर, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। वह समीर की उठाने में मदद करना चाहता था लेकिन उसे खून से लथपथ देखकर वह हिचकिचाहट रहा था, इस डर से कि कहीं वह उसे और भी तकलीफ न पहुंचा दे। जमीन पर लेटे हुए समीर की नजर धुंधली होने लगी थी। वह अपनी बहन को जाते हुए वहां से देख रहा था। वह उसका नाम लेकर उसे बुलाने चाहता था मगर उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी और थोड़ी देर में जैसे उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल गई, उसका शरीर एक तरफ झुक गया। जब समीर ने अपनी बॉडी को जमीन पर फेंका था और अपनी बॉडी को इस्तेमाल किया था अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसका हाथ बहुत ही प्रोटेक्टिव तरीके से उसके आसपास लपेटा हुआ था और ऐसे करने में उसकी पीठ और सर पर पूरी तरह से फुल फोर्स लगा था और कुछ ईंटें और चीजें भी उसके सर पर आकर लगी हुई थी जिसकी वजह से अब उसके सर के पीछे से अभी खून निकल रहा था। जब उसकी बहन आगे की तरफ जा रही थी तो समीर ने उसके हाथ पर वह चोट नोटिस की। खून को देखकर उसके दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। वह उसकी बहन को रोकना चाहता था लेकिन तभी अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। समीर, समीर! समय पैनिक करने लगा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। वह लोग पक्का हमारे पीछे ही है। हरीश ने पीछे तो समय के आदमी अभी भी उनके पीछे लगे हुए थे। लकीली उसने टाइम पर जब वह लोग 18 फ्लोर से भाग रहे थे तो अपने आदमियों को बुला लिया था पिक करने के लिए। अचानक से बहुत सारी गाड़ियां उनके सामने आकर रुकी। बॉस, जल्दी अंदर बैठिए, हरीश ने कहा, हमें यहाँ से जाना होगा। अनामिका ने चिंता भरी नजरों से समीर को देखा और फिर गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई, जिसके बाद गाड़ी ने स्पीड पकड़ लिया और हरीश जो अंदर नहीं बैठा हुआ था वह चिल्लाया, है मैं अभी तक अंदर नहीं बैठा हूँ।
उसके बाद उसने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला, किसी तरह जाकर अंदर बैठा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। एक्स्ट्रा एपिसोड 6 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। एक्स्ट्रा एपिसोड 6 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो।